बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सिंध की हिस्ट्री, सिंध की तारीख़ का हवाला है। हम अमूमन देखते हैं कि सिंध पर आम लोगों को या नॉर्मली हमें ये पता होता है कि सिंध पर और पाकिस्तान पर या इंडो पाक पर अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी की और उसके बाद फिर हमने आज़ादी ली। मगर अगर सिंध की तारीख़ को देखा जाए तो यहाँ मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं जिन्होंने गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ अदवार में उन्होंने वहाँ हुक्मरानी की है और अपनी हुकूमत की है, और फिर यहाँ उनका ज़वाल आया है, फिर दूसरी कौमें आई हैं। इसी तरह चाहूँगा कि 3 अदवार बहुत अहम हैं जो सिंध की तारीख़ से मुंसलिक हैं कि यहाँ पुर्तगालियों ने हुक्मरानी की, उसके बाद डच आए और उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए और फिर हमें आज़ादी नसीब हुई। तो सिंध की हिस्ट्री के लिए हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है M.H. पंवर साहब, मोहम्मद हुसैन पंवर साहब। अगर उनकी हम डिटेल में जाएंगे उनकी शख्सियत के बारे में तो पूरा सेशन उनकी तरफ हो जाएगा, तो वो फिर कभी हम उनके अलग से सेशन करेंगे। तो उनकी किताब है सिंध शनासी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ सिंध पर मज़ामीन लिखे हैं। बहुत बड़ा कमाल काम किया है उन्होंने। उनकी एक रिपोर्ट है, उसका हवाला देते हैं W.S. ब्राही। उसके अलावा दूसरा उनका एक है कि N.S. मौज। इनकी रिपोर्ट्स के माबीन उन्होंने अपना तज्ज़िया करके ये सारी रिपोर्ट्स लिखी हैं। वो कहते हैं कि 15वीं सदी में वीनस कारोबारी अहम मरकज़ था और उस वीनस पर पूरे ख़त्ते में हमारे इंडो पाक पर हुक्मरानी होती थी। न सिर्फ यहाँ मगर यूरोप तक उनकी रसाई थी। वीनस की बंदरगाहें इंपोर्ट करके हिंदुस्तान से सारा माल, गरम मसाले ख़ास तौर पर मंगाती थी और अपने समंदरी रास्तों पर ऐसा उनका कंट्रोल था कि कोई भी वहाँ से आ जा नहीं सकता था। मगर इस मोनोपोली को आहिस्ता आहिस्ता वीनस की मोनोपोली को टूटती गई और उसके बाद दूसरी क़ुव्वत आई और वो थे तुर्क खलीफा। तुर्कों ने हुकूमत करके उसके बाद इस सारी मोनोपोली को तोड़ दिया और उन्होंने अपनी बंदरगाहें कायम की और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिलसिला चल निकला। तुर्कों के खलीफों ने अरबिस्तान से लेकर स्पेन, स्पेन से लेकर श्रीलंका, श्रीलंका से लेकर सिंध तक पूरे इस खत्ते में अपने समंदरी बेड़े निकाले और उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अजनास और कारोबारी रास्तों से सारा कुछ काम करने लगे। मगर इस सारी मोनोपोली में यही 15वीं सदी है कि इस मोनोपोली को एक और कुव्वत ने तोड़ दिया, एक कौम ने तोड़ दिया। वो दूसरी कौम कौन थी? वो थी पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ चूँकि बहुत शाहूकार दौलतमंद थे, इस रास्ते से निकले और उन्होंने एक रास्ता दरियाफ्त किया जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। उसके रास्ते से उन्होंने अपने समंदरी बेड़े निकाले और वो हिंदुस्तान तक पहुंच गए। तुर्क खलीफाओं को मात दी, कारोबार पर हावी हो गए और अपना पैसा बेतहाशा इस्तेमाल करके इस सारी हुक्मरानी को तोड़ दिया। अब केप ऑफ गुड होप ने हिंदुस्तान में रास्ते निकाल लिए। पहले तो बहुत सस्ती चीज़ें उन्होंने दरियाफ्त कर ली और पैसा इन्वेस्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे कारोबार पर ऑक्यूपाइड हो गए और इस शाहूकारी पर दूसरे यूरोपियन कौमें उन पर हासिद भी होने लगी और हसद करने लगी। मगर उन्होंने अपना किला इतना जमाया कि उस वक्त के हुक्मरान जो मुग़ल हुक्मरान थे वो भी उनका बाल बीका नहीं कर सकते थे। हुआ यूँ कि M.H. पंवर साहब लिखते हैं कि उन्होंने अपने समंदरी बेड़े किले नुमा बनाए थे और उनके ऊपर से तोपें नस्ब की थी। जो भी और कोई कारोबारी बेड़ा आता था उन तोपों से उनको उड़ाया जाता था। उसके अलावा जिसको वो तबाह बर्बाद नहीं करते थे तो उनसे भारी टैक्स लेते थे। ये कारोबार का हिस्सा था, या तो उड़ा दो या तो फिर टैक्स ले लो। आहिस्ता आहिस्ता वो इतने मजबूत होते चले गए कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब हैरत की बात यह है कि जो हिंदी समंदर कहा जाता था जिसे, वो पोर्चुगीज़ समंदर कहलाने लगा। सिंध की सारी बंदरगाहें, लाहौरी बंदर, देवल बंदर जो कि बम्भोर में है, उस सारे बंदरगाहों पर उनका कब्ज़ा हो गया और सारी चीज़ें जो आती थी जाती थी उनके कब्ज़े में आने लगी। और हद और दुख की बात ये हो गई कि सिंध के बड़े जो व्यापारी थे, टाइकून थे, जिसे वनजारा के नाम से कहा जाता है, उनको भी आखिर मजबूरी ये आन पड़ी कि वो अपना सामान किसी और को बेच नहीं सकते थे, किसी और से ले नहीं सकते थे। नतीजा ये निकला कि पोर्चुगीज़ पूरे इस खित्ते में सिंध पर छा गए। बंदरगाहें उनके कब्ज़े में थी
اور لوگ ان کے قبضے میں تھے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ آخر کیا ہوا کہ ان کا زوال آیا، اس کے بعد دوسری قوم نے یہاں قابض ہو کر اپنا کاروبار کیا۔ اب اس زوال کے اسباب جو ہیں ایم ایچ پنور صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری سوا صدی تک پورچوگیز نے یہاں حکومت کی ہے، کاروبار کے حوالے سے آئے ہیں، ان کے یہاں سے قلعے تھے اور قلعے نما ان کے جہاز تھے، کوئی بھی ان کا بال بیکر نہیں کر سکتا تھا۔ مگر غلطی کہاں ہوئی؟ 3 غلطیاں بتاتے ہیں، زوال کے اسباب بتاتے ہیں جو کہ قوموں کے لیے سبق ہیں اور ہمارے لیے بھی سبق ہے، انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر۔ اور وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں پورچوگیز کے بادشاہ نے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا اور مذہب کے معاملات میں وہ انٹرفیئر کرنے لگے اور مجبوراً ان کو کیتھولک عیسائی بنایا اور اس کے بعد ان پر مذہب لاگو کر دیا، جس سے بہت سے لوگ باغی ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ان کی فیور میں نہیں ہوئے۔ دوسرا اہم جو زوال کا سبب لکھتے ہیں کہ ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی۔ افرادی قوت سے مراد ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ کاروباری آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، حکمران تھے، اپنی منمانی کرتے تھے۔ تو افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے دور تھے اور ان پر جب یورپین کے دوسرے قوموں نے حملہ کیا تو یہ کمزور پڑ گئے۔ تیسرا اہم سبب تھا کہ انہوں نے مذہب تبدیل کر کے دوسری قوموں سے شادی کروائی پورچوگیز کی، جن سے مصر، سری لنکا اور انڈونیشیا۔ ان ممالک کے لوگوں سے جب شادیاں ہونے لگی تو عورتیں کوئی اور ہو گئی اور مرد ان کے الگ ہوتے گئے اور عورتوں نے اپنی منمانی شروع کر دی اور ان کا بزنس پر کوئی بھی دسترس نہیں رہا۔ اور یہ 3 اسباب کے سبب آہستہ آہستہ اس یورپین قوم پر دوسری قوم قابض ہو گئی اور ڈچ آ گئے۔ قوموں کی زوالی کے اسباب 3 ہیں جو کہ ہمارے لیے سبق ہیں کہ افرادی قوت نہ ہونا، یعنی لوگوں سے جڑے رہیں، لوگوں کی منشا کے مطابق چلیں اور ان سے رہن سہن رکھیں تو آپ ان سے جڑے بھی رہیں گے، ان کی قوت بھی آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد جو مختلف ممالک میں ہم شادیاں کر لیتے ہیں تو یہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، جو کہ پھر ہماری قوم کے لیے فیوریبل نہیں رہتی۔ یہی اسباب ہے، یہی سبب ہے کہ سوا صدی تک جس پورچوگیز قوم نے سندھ پر حکمرانی کی، کاروبار کی نیت سے آ کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی، بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، قلعے نما جہاز بنا لیے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی اور یہاں سے ان کو جانا پڑا۔ جتنی نسل بچی وہ چلی گئی، باقی یہیں دفن ہو گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔